नवरात्रि से 1 महीने पहले ही हेतल और उसके दोस्तों ने नवरात्रि की प्लानिंग शुरू कर दी थी। मैंने तो अपनी मॉम को बोल दिया है, मुझे एकदम डिजाइनर लहंगा चाहिए, फुल्ली ट्रेडिशनल। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मैंने भी अपनी मम्मी को बोला है कि मुझे भी न्यू लहंगा चाहिए, पर पता नहीं मेरी मम्मी मुझे दिलवाएंगी या नहीं। क्या लहंगे लहंगे लगा रखा है? नवरात्रि का मतलब गरबा खेलना होता है और तुम लड़कियों का पता नहीं क्या क्या चलता है, लहंगे, मेकअप वगैरह वगैरह। भाई मेरे हिसाब से दोनों सही हैं। लड़कियां लहंगा और ड्रेसिंग करती हैं ताकि हम लड़के उन्हें अच्छे से देखें। पर वो तो हम वैसे भी देखते हैं ना भाई। अरे सुमन, तो क्यों चुप है? तू नवरात्रि नहीं मनाएगी क्या? मनाऊंगी ना। इस बार सोचा है कि अपने पूरे परिवार के लिए नए कपड़े लूंगी। कई सालों से हमने अच्छे से नवरात्रि नहीं मनाई और इसलिए मैंने पार्ट टाइम जॉब भी ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, दैट्स सो नाइस। जो भी हो फ्रेंड्स, हम इस नवरात्रि में धूम मचाएंगे। वो तो है। कॉलेज के बाद सुमन अपने कैफे वाले जॉब पर जाया करती थी और फिर अपने घर। मम्मी, इस साल हम नवरात्रि मनाएंगे क्या? नहीं बेटा, तू तो जानता है जितना मैं कमाती हूँ वो तेरे पापा के इलाज में ही चला जाता है। नवरात्रि मनाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? तू फिक्र मत कर निकुंज, इस साल तू जरूर नवरात्रि मनाएगा। बेफजूल झूठी आशा मत दे मेरे बेटे को। वैसे भी वो बहुत समझदार है, हमारी परिस्थिति बहुत अच्छे से समझता है। माँ, मैं झूठ कहाँ बोल रही हूँ? क्या मतलब? मैं कॉलेज के बाद एक कैफे में काम करती हूँ और नवरात्रि शुरू होने से पहले मेरी पहली पगार भी आ जाएगी, तो उस पैसे से हम नवरात्रि मनाएंगे। अरे वाह, तूने पहले क्यों नहीं बताया? सोचा था कि मैं सबको सरप्राइज दूंगी, पर निकुंज का लटका हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगा। पक्का ना, हम इस साल नवरात्रि मनाएंगे? हाँ हाँ पक्का। तो मैं अपने सारे दोस्तों को बोल दूंगा कि मैं भी नए कपड़े पहनकर गरबा खेलने आऊंगा। हाँ हाँ बोल दे, इस बार पक्का तुझे नए कपड़े मिलेंगे। एक और सुमन का गरीब परिवार नवरात्रि में नए कपड़े खरीदने की सोच से ही खुश था और दूसरी ओर हेतल अपनी माँ के साथ लहंगा खरीदने के लिए घूम रही थी। मॉम, मुझे ये डिजाइनर लहंगा ही चाहिए। हाँ हाँ बेटा, आई नो, इसलिए तो मैं तुम्हें डिजाइनर बुटीक में ले जा रही हूँ। वहाँ तुझे जैसा लहंगा चाहिए वो तुम खुद ही बता देना। ठीक है। हेतल और उसकी मॉम डिजाइनर के बुटीक पहुँचे। आई वॉन्ट अ लहंगा फुल ऑफ मिरर वर्क, मल्टी कलर्स, पैच वर्क्स और जो फ्लेयर हो ना वो बहुत ज्यादा हो, ताकि जब मैं गरबे में डांस करूं तो सारे लोग बस मुझे ही देखें। मैम, आई अंडरस्टैंड कि आपको क्या चाहिए, पर आपको जो चाहिए उसे बनाने में काफी टाइम लग जाएगा। कितना टाइम? 2-3 महीने। व्हाट? नवरात्रि में तो बस 15 दिन बचे हैं। आई कांट मेक इट फास्टर। आप कहीं और ट्राई कर लीजिए। हेतल और उसकी मॉम और कई जगहों पर घूमी, पर उन्हें कहीं भी वो हेतल की पसंद का लहंगा नहीं मिला। हेतल उदास थी। अगले दिन जब हेतल कॉलेज गई तो वो वहाँ पर सुमन से मिली। क्या हुआ हेतल, तू उदास लग रही है? अब क्या बताऊं, मुझे जैसा लहंगा चाहिए वो बनने में 2-3 महीने लगने वाले हैं और नवरात्रि तो बस 15 दिनों में आने वाली है। ओह, तूने रेडी लहंगा नहीं ढूंढा? ढूंढा, पर उनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं आया। अच्छा मेरी छोड़, तू ये बता, तुझे तेरी फर्स्ट सैलरी मिल गई क्या? नहीं, अभी और 10 दिन बाकी है सैलरी आने में। ओह नाइस, सैलरी आने पर मुझे ट्रीट चाहिए। हाँ, ट्रीट? अरे आइसक्रीम ट्रीट। फिर ठीक है, चल अब मैं चलती हूँ, मुझे जॉब पर भी जाना है। हाँ। सुमन अपनी जॉब पर चली गई। रात को सुमन अपनी सैलरी के बारे में सोच रही थी। अब बस मेरी सैलरी आ जाए तो सब खुश हो जाएंगे। 10 दिन सुमन बहुत एक्साइटेड होकर काम कर रही थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब सुमन को उसकी फर्स्ट सैलरी मिलने वाली थी। वो बहुत एक्साइटेड थी। वो जॉब पर गई। एक कस्टमर को उसने कॉफी दी। थैंक यू। जब सुमन बिल कलेक्ट करने गई तो गलती से सुमन का धक्का एक दूसरे कस्टमर को लगा और उसके हाथ से उसका आईफोन गिर गया। ओह नो, माय आईफोन! तुम देखकर नहीं चल सकती क्या? अंधी हो? कैफे में हो रहे शोर को सुनकर मैनेजर वहाँ आई।
सॉरी मैम, आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी क्या करूं मैं? मेरे आईफोन का डिस्प्ले टूट गया है। डू यू नो हाउ एक्सपेंसिव इट इज? आई अंडरस्टैंड मैम, काम डाउन, प्लीज काम डाउन। आप मेरे साथ आइए, हम डिस्कस करते हैं। मैनेजर उस कस्टमर को अपने साथ अपने कैबिन में ले गई। सुमन डरी हुई थी कि आखिर क्या होने वाला है। मैनेजर गुस्से में बाहर आई। मुझे उस कस्टमर को 10,000 का कॉम्पेंसेशन देना पड़ा है और इसलिए तुम्हें इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। पर मैम, ये सारा इंसिडेंट दूर बैठी हेतल देख रही थी। उसे बहुत बुरा लगा। ओह नो, सुमन ने कितने प्लान्स बनाए थे कि वो अपनी पूरी फैमिली को कपड़े दिलवाएगी, पर अब क्या? हेतल वहाँ से बाहर आई और सोचने लगी, काश मैं सुमन की मदद कर सकती। और तभी हेतल का ध्यान अपने पर्स पर गया। मेरे पास 10,000 रुपए हैं, तो वैसे भी अगर मैं 10,000 रुपए से लहंगा लूं तो बस एक बार उसमें नाचूंगी, उससे ज्यादा क्या। अगर मैं ये 10,000 रुपए सुमन को दे दूं तो उसकी पूरी फैमिली खुशी से नवरात्रि मना पाएगी। हेतल सुमन के पास गई। ये लो, और किसी को बोलना मत कि ये तुम्हारी सैलरी नहीं है। मैं नहीं ले सकती, ये तुम्हारे पैसे हैं। वैसे भी मैं इन पैसों से लहंगा लेने वाली थी जो मैं एक बार ही पहनूंगी। पर नवरात्रि में तुम क्या पहनोगी? मेरे पास पुराने कई सारे लहंगे होंगे, तू मेरी चिंता मत कर। और किसी को मत बताना कि मैंने तुझे ये पैसे दिए हैं। वैसे भी अगर आज वो आईफोन ना टूटा होता तो तुझे पैसे मिल ही जाते। सोच ले कि ये तेरी सैलरी ही है। सुमन को पैसों की जरूरत थी। निकुंज के बारे में सोचकर सुमन ने पैसे ले लिए। उन पैसों से सुमन ने नए कपड़े लिए और घर का सामान भी भरा। सुमन का परिवार बहुत खुश था। नवरात्रि की रात कॉलेज गरबा में हेतल अपना पुराना लहंगा पहनकर आई और सुमन नए कपड़े पहनकर। अरे हेतल, तूने नया लहंगा नहीं लिया? मुझे कोई पसंद ही नहीं आया। तेरा नया ड्रेस तो बहुत चमक रहा है। तुम लड़कियों का ड्रेस का डिस्कशन खत्म हुआ हो तो चलो गरबा खेलें। सारे फ्रेंड्स एक साथ गरबा खेलने लगे। सुमन के मन में हेतल के लिए रिस्पेक्ट थी। सारे अमीर अगर हेतल की तरह हो तो गरीब और अमीर का भेदभाव ही मिट जाएगा। झनकपुर गांव में एक ललिता नाम की औरत रहती थी। ललिता की 2 बेटियां थीं, निशा और रानी। ललिता बहुत गरीब थी और पति की एक एक्सीडेंट से मृत्यु होने के बाद वही अपने बच्चों का काम करके भरण पोषण करती थी। ललिता रूपमती नाम की एक औरत के घर काम करती थी। रूपमती गांव की ठकुराइन थी, पर रूपमती स्वभाव से बड़ी ही निर्दयी थी। एक दिन ललिता पोछा लगा रही थी। ठकुराइन वहीं सोफे पर बैठी सेब खा रही थी। ठकुराइन ने धीरे से सेब का कचरा नीचे फेंक दिया और ललिता से बोली, क्यों रे ललिता, तू क्या बस यहाँ रोटी तोड़ने के लिए पड़ी है? तुझे काम भी करना नहीं आता? मक्कार कहीं की। देख, ये सेब का कचरा यहीं पड़ा है, ऐसे झाड़ू लगाएगी? नहीं ठकुराइन, मैंने तो वहाँ से पूरा कचरा साफ किया था। तेरा मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? रुक, तुझे बताती हूँ। अभी तेरी ना तनख्वाह ही काट लूंगी, तब समझेगी तू। नहीं, अब ऐसा मत करिए। मैं पहले से ही बहुत गरीब हूँ, जैसे तैसे अपना घर चला पाती हूँ, मेरे बच्चों का पेट पाल पाती हूँ। आप मेरी तनख्वाह मत काटिए। आप जो बोलेंगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। चल ठीक है, मैं नहीं काटूंगी तेरे पैसे, पर तुझे पूरे घर का पोछा फिर से लगाना होगा। पूरे घर का? क्यों ठकुराइन? जितने सवाल करेगी उतने पैसे कटेंगे, समझी? ठकुराइन की बात सुनकर ललिता रोते रोते वापस पूरे घर का पोछा लगाने लगती है। इतने में उसकी दोनों बेटियां रानी और निशा वहाँ आ जाती है और वो ललिता को रोता देखकर बोलती हैं, माँ, आप क्यों इस निर्दयी ठकुराइन के यहाँ काम करती हैं? हाँ माँ, ये आपको कितना परेशान करती है और फिर भी आप इसी के घर काम करती हैं। बेटा, काम तो मुझे औरों के घर भी मिल जाएगा, पर बात तुम्हारी सुरक्षा की है। तुम दोनों जवान हो, मासूम हो। मैं काम करने जाऊंगी तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? और ठकुराइन के घर से हमें बचा हुआ खाना, कपड़े और रहने के लिए छोटा सा घर भी मिला है। ये सब हमें दूसरी जगह नहीं मिल पाएगा। इतना बोलकर ललिता फिर से काम में लग जाती है। कुछ दिनों बाद ललिता एक दिन घर की सफाई कर रही होती है।
तभी उसके हाथ से एक चीनी का जार गिर जाता है। जार गिरने की आवाज सुनकर ठकुराइन भागती भागती रसोई घर में आती है और गिरे हुए जार को देखकर ललिता के बाल पकड़ती है और उसे धक्का देकर बोलती है, निकल जा मेरे घर से भिखारिन, तुझे पता भी है कितना महंगा था ये जार, चल निकल यहाँ से। ललिता रोते रोते ठकुराइन के पैर पकड़कर उससे माफी मांगती है, पर ठकुराइन उसको धक्के मारकर घर से निकाल देती है और उसका सारा सामान भी बाहर फेंक देती है। ललिता धीरे धीरे सामान उठाकर सड़क के कोने में बैठ जाती है। निशा और रानी भी उसके पास बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद रानी को भूख लगती है और वो बोलती है, माँ बहुत तेज भूख लगी है। ललिता अपनी झोली में देखती है और कुछ रोटियां और चटनी निकाल कर बोलती है, कल रात को कुछ रोटियां बची थी, ठकुराइन ने फेंकने को बोला था, पर मैंने तुम्हारे खाने के लिए रख ली थी। माँ आप भी खा लीजिए, ये बहुत सारी हैं और हम इतना सारा नहीं खा पाएंगे वैसे भी। ललिता जैसे ही अपने हिस्से की रोटी खाने लगती है, एक गरीब बूढ़ी औरत आकर सामने खड़ी हो जाती है और ललिता से बोलती है, बेटा कुछ खाने को दे दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। ललिता बूढ़ी औरत पर तरस खाकर अपने हिस्से की रोटी उसे दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाकर ललिता के सिर पर हाथ फेर कर कहती है, बेटा तू हमेशा खुश रहे, रानी बनकर राज करे, भगवान अन्न से तेरा घर भर दे, बेटी जीती रह, तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो। ललिता को दुआएं देकर बूढ़ी औरत चली जाती है। ललिता निशा और रानी को लेकर घर घर काम मांगने जाती है। तभी उसे गांव के सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल निर्मला के घर काम मिल जाता है। निर्मला स्वभाव की बहुत अच्छी और समझदार होती है। वह रानी और निशा को अपनी बेटियों की तरह प्यार करती है। एक दिन ललिता पोछा लगा रही होती है और निर्मला स्कूल की फाइल का कुछ काम कर रही होती है। निर्मला ललिता को देखकर कहती है, ललिता तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना मेम साहब। सबसे पहले तो तुम मुझे मेम साहब नहीं दीदी बोला करो, और दूसरी बात, तुमने निशा और रानी के भविष्य का क्या सोचा है? मतलब मैं समझी नहीं। मतलब उनकी पढ़ाई, गांव में सिर्फ स्कूल है और उनका स्कूल अब खत्म होने वाला है। मैं सोच रही थी उनकी आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें शहर भेज दूं। मालकिन इसमें मुझसे क्या पूछना, आज तक आपने उनके लिए जो भी फैसला लिया है वो कभी गलत हुआ है क्या? निर्मला मुस्कुराते हुए कहती है। फिर से मालकिन। निर्मला और ललिता दोनों हंसने लगती हैं। समय बीतता जाता है और कुछ सालों बाद निशा और रानी दोनों की बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी लग जाती है। धीरे धीरे निशा और रानी नया घर, गाड़ी सब खरीद लेती हैं। ललिता घर पर आराम करती और सब कुछ अच्छा हो गया। एक दिन ललिता कार से ड्राइवर के साथ मंदिर जा रही थी। तभी उसकी गाड़ी के सामने एक औरत आती है। ललिता यह देखकर गाड़ी से बाहर उतर जाती है और उस औरत को खड़ा करती है और पूछती है, आपको कोई चोट तो नहीं लगी? औरत ललिता को देखकर बोलती है, मुझे कुछ और खाने को दे दीजिए मालकिन। ललिता उस औरत को अपने घर लेकर चली जाती है। रानी और निशा उस औरत को देखकर कहती हैं, माँ ये आप किसको अपने साथ लेकर आई हैं? हाँ माँ, कौन है ये? ये ठकुराइन है जिनके यहाँ मैं काम करती थी। माँ आप इनको क्यों साथ लेकर आई हैं? आप भूल गयी इन्होंने कैसा कैसा बर्ताव किया है आपके साथ? हाँ माँ, आप इनको कुछ पैसे या खाना दे देती, इन्हें घर लाने की क्या जरूरत थी? बेटा जरूरत थी, इन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, वो इनका कर्म था, पर तुम ये कैसे भूल सकते हो? सब एक समान नहीं होते, किसी ने हमारी भी तो मदद की, तभी तो आज तुम इस मुकाम पर हो। तो हम क्यों सबके साथ बुरा करें? कोई कुछ भी करे, हमें कभी अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाना चाहिए और घमंड का भाव तो कभी नहीं अपनाना चाहिए। ललिता की बातें सुन ठकुराइन ललिता से माफी मांगती है और रानी और निशा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी ललिता से माफी मांगकर ठकुराइन को अपने घर पूरे आदर से रखती हैं।